नमस्कार मित्रों, मैं सुभाष आपका हिंदी भाषा बोध चैनल में स्वागत करता हूँ। इससे पहले हमने 312 प्रश्न पढ़े थे जो कि यूथ कंपटीशन टाइम्स के काव्य शास्त्र इकाई के प्रश्नोत्तरी चल रही है। उसके 312 प्रश्न हमने पढ़ लिए थे। इसके आगे पढ़ना हम प्रारंभ करते हैं। प्रश्न क्रमांक 313 है, काव्य भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता वर्ड्सवर्थ की नहीं है। काव्य भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता वर्ड्सवर्थ की नहीं है। तो काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा प्रयुक्त हो, भाषा में कृत्रिमता और आडंबरवाद के कवियों की देन है, गद्य और काव्य की भाषाओं में कोई तात्विक भेद नहीं है, ये है इनकी मान्यता। लेकिन जो भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए, ये इनकी मान्यता नहीं है। वर्ड्सवर्थ के बारे में पढ़ लेते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 1770 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। इनका प्रथम काव्य संग्रह एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस सन 1793 में प्रकाशित हुआ था। वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। ये 3 वाक्य हमने पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न है 314। प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचयिताओं के साथ मिलाना है। तो पेरियोप्सिस का लोंजाइनस होगा, डी इसका उत्तर होने वाला है। पेरियोप्सिस का लोंजाइनस होगा। सेक्रेड वुड का टी.एस. एलियट होगा। पोएटिक्स का अरस्तु होगा। बायोग्राफिया लिटरेरिया का कॉलरिज होगा। और लिरिकल बैलेट्स का विलियम वर्ड्सवर्थ होगा। अगला प्रश्न है, सूची फिर से मिलाना है। दंडी ने क्या कहा है। शरीरम ताप दिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली दंडी ने कहा है। भामा ने कहा है, शब्दार्थौ सहितौ काव्यम गद्यम पद्यम च द्विधा। वामन ने क्या कहा है। भामा ने क्या कहा था, शब्दार्थौ सहितौ काव्यम गद्यम पद्यम च द्विधा। वामन ने कहा है, काव्यम शोभाया कर्तारौ धर्मागुणा। क्षेमेंद्र ने कहा है, अनौचित्याद्यते नान्यात् रसभंगस्य कारणम। अगला प्रश्न है, रीति संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो वामन को माना जाता है। काव्य शास्त्र के कुल 6 संप्रदाय हैं। 6 संप्रदाय कौन कौन से हैं, उनके प्रवर्तक कौन कौन हैं, ये याद रखिएगा। रस के भरत मुनि हैं, 2वीं शताब्दी समय है। अलंकार के भामा हैं, 6वीं शताब्दी में। रीति संप्रदाय के वामन हैं, 8वीं शताब्दी में। वक्रोक्ति के कुंतक हैं, 10वीं शताब्दी में। ध्वनि के आनंदवर्धन हैं, 9वीं शताब्दी में। औचित्य के क्षेमेंद्र हैं, 11वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है, ग्राम्यत्व दोष कहा जाता है जहाँ ग्रामीण बोलचाल के शब्दों का शिष्ट साहित्य में प्रयोग होता है। ग्राम्यत्व दोष कहता है। काव्य में एक प्रकार का शब्द दोष है जब कविता में ऐसे ग्रामीण शब्दों का अधिक प्रयोग होता है जिनका प्रचलन किसी क्षेत्र विशेष में ही होता हो। ऐसे शब्दों के प्रयोग से कविता में ग्राम्य दोष आ जाता है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने साहित्य दर्पण में रसापकर्षकः दोषा कहकर रस का अपकर्ष करने वाले तत्वों को दोष बताया है। अगला प्रश्न है, व्यंजना से प्रतीत होने वाले अर्थ को खालिस्तान कहते हैं। व्यंजना से प्रतीत होने वाले अर्थ को व्यंग्यार्थ कहते हैं। वाक्य प्रभाव के बल पर प्राप्त किया हुआ वाक्य का अभिप्राय वाक्यार्थ कहलाता है। वाक्यांश का शाब्दिक अर्थ वाक्य का कोई अंश या भाग होता है। हिंदी व्याकरण में शब्द शक्ति 3 प्रकार के होते हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अभिधा शब्दों की वह शक्ति है जो शब्द के साधारण और व्यावहारिक अर्थ को प्रकट करती है, जैसे गधा और चीता। लक्षणा मुख्य अर्थ में बाधित होने पर उससे संबंध रखने वाले अन्य अर्थ का बोध कराने वाले शब्द के व्यापार को लक्षणा शक्ति कहते हैं, जैसे देवदत्त चौकन्ना हो गया। इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द चौकन्ना का मुख्य अर्थ है 4 कानों वाला, जो कि बाधित है क्योंकि देवदत्त के तो 2 ही कान हैं, 4 नहीं है। चौकन्ना मतलब अधिक सावधान होगा, इसलिए लक्षणा शक्ति द्वारा ग्रहण किया जाएगा। लक्षणा द्वारा इस वाक्य का अर्थ हुआ देवदत्त सावधान हो गया। अगला प्रश्न है, व्यंजना के बारे में पढ़ते हैं, जिससे शब्द के जिस व्यापार से मुख्य और लक्ष्य अर्थ के भिन्न
अर्थ की प्रतीति होती है उसे व्यंजना कहते हैं। सुबह के 8 बज गए, इसका उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में निहित रस की पहचान कीजिए। प्रच्छन्न रोग है, प्रकट भोग, संयोग मात्र, भावी वियोग, हा लोभ मोह में लीन लोग, भूले हैं अपना अपरिणाम, ओ क्षण भंगुर भव राम राम। यह शांत रस है, इसका स्थायी भाव निर्वेद होता है। अगला प्रश्न है, अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? भामा होंगे अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक। आचार्य भामा ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार में अलंकार के मूल में निहित वक्रतावादी दृष्टि का प्रबल समर्थन करते हुए अलंकार की निम्नलिखित परिभाषा दी है। वाचाम वक्रार्थ शब्दोक्ति अलंकाराय कल्पते। आचार्य दंडी ने अलंकार विषय पर काव्यादर्श नामक ग्रंथ, उद्भट ने अलंकार सार सब संग्रह लिखा है नामक ग्रंथ की रचना की है। राजशेखर ने काव्य मीमांसा की रचना की है। अगला प्रश्न है, काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है? आनंदवर्धन ने किया है। काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम आनंदवर्धन ने किया है। ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ में उन्होंने ध्वनि सिद्धांत का अत्यंत सूक्ष्म और सांगोपांग वर्णन करते हुए इसे वाक्य के सार्वभौम सिद्धांत के रूप में स्थापित किया है। भामा अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य और उनका ग्रंथ काव्य अलंकार कुंतक वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य और उनका ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम तथा दंडी अलंकारवादी आचार्य हैं। उनका ग्रंथ काव्यादर्श है। दश कुमार चरित और अवंती सुंदरी कथा भी है। अगला प्रश्न है, सही युग्म कौन सा नहीं है? तो भट्ट लोलट ने उत्पत्तिवाद दिया था, शंकुक ने अनुमतिवाद दिया था, मम्मट ने भुक्तिवाद नहीं दिया था, ये आचार्य भट्ट नायक ने दिया था, और अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्तिवाद दिया था। अगला प्रश्न है, सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम। कौन सा काव्य दोष है? अधिक पदत्व। सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम। इस पंक्ति में अधिक पदत्व दोष है। जहाँ काव्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग किया है वहाँ अधिक पदत्व दोष होता है। ऐसे अनावश्यक शब्दों को हटा देने से काव्य का सौंदर्य बढ़ता है। प्रश्न में प्रस्तुत की गई उपयुक्त पंक्तियाँ हैं। सुंदरतम शब्द का अर्थ सबसे सुंदर होता है, अतः सुंदरतम के पूर्व आया सबसे जो शब्द है वो प्रयोग किया गया है वो अनावश्यक है। सुंदरतम के पूर्व सबसे शब्द आने के कारण अधिक पदत्व दोष हो गया है। अगला प्रश्न है, नाट्यशास्त्र के प्रणेता कौन हैं? नाट्यशास्त्र के प्रणेता सभी जानते हैं, भरत मुनि हैं। मूल प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि हैं नाट्यशास्त्र के। अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में नाटक के मूल तत्वों का विवेचन भरत मुनि ने निम्नलिखित रस सूत्र से दिया है। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या करते हुए भट्ट लोलट ने उत्पत्तिवाद या आरोपवाद का, भट्ट नायक ने मुक्तिवाद भोगवाद का, शंकुक ने अनुमति और आचार्य अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्तिवाद का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति ही किसने प्रतिपादित किया है? तो भरत मुनि ने ही किया है। विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अगला प्रश्न है, कुवलयानंद के रचयिता कौन है? अप्पय दीक्षित हैं कुवलयानंद के रचयिता। इनके अन्य ग्रंथ हैं चित्रमीमांसा और वृत्तिवार्तिक। ये अलंकारवादी आचार्य हैं। भामा द्वारा रचित ग्रंथ काव्य अलंकार, आचार्य दंडी रचित ग्रंथ काव्यादर्श, पंडित राज जगन्नाथ द्वारा रचित ग्रंथ है रसगंगाधर। अगला प्रश्न है, आचार्य मम्मट ने काव्य के गुण माने हैं। काव्य के गुण 3 माने हैं। कौन कौन से गुण माने हैं? आचार्य मम्मट ने काव्य के 3 गुण माने हैं। आचार्य भामा, आचार्य आनंदवर्धन, हेमचंद्र राज जगन्नाथ ने भी 3 गुण माने हैं। भरत मुनि और दंडी ने 10 गुण माने हैं। बामन ने 20 गुण माने हैं। भोज ने 24 गुण माने हैं। अगला प्रश्न है, नाकांतम भी निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। यह भी मत है किसका है? भामा का है। आचार्य संप्रदाय अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामा का अभिमत है कि नाकांतम भी निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, अर्थात अलंकार विहीन कविता उसी प्रकार शोभामान नहीं होती जिस प्रकार किसी कामिनी का मुख आभूषणों के बिना शोभित नहीं होता। अन्य अलंकारवादी आचार्य दंडी के अनुसार काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, काव्य के शोभाकारक धर्म अलंकार कहलाते हैं। हिंदी कवि आचार्य केशवदास ने भी लिखा है, भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित्त। अगला प्रश्न है,
कौन सा है? अगला प्रश्न है, सही युग्म चिन्हित कीजिए। तो वैदर्भी जो है वो माधुर्य से जुड़ी हुई है, ये सही युग्म है। बाकी असंगत हैं। उपरोक्त रीतियों में वैदर्भी रीति का मूल आधार माधुर्य गुण है। इसके साथ इसमें सुकुमार वर्ण योजना में होती है, जबकि गौड़ी रीति में ओज, इसमें ओज हो जाएगा। एवं कांति गुण संपन्न होता है, इसमें माधुर्य गुण का पूर्ण अभाव होता है। पांचाली रीति में सुकुमार गुणों से संपन्न और छोटे समासों वाली रचना पांचाली रीति होती है। इसकी भाषा भाव गर्भित और प्रसाद गुण युक्त होती है। अगला प्रश्न है, निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। इन पंक्तियों में कौन सा गुण है? माधुर्य गुण है। अपने कोमलकांत स्वरूप के कारण काव्य पंक्ति वियोग विदरित उर्मिला के मन की व्यथा को सांगोपांग ढंग से इसमें निरूपित करता है। उसको व्यक्त करने के लिए कविवर मैथिली शरण गुप्त ने सुकुमार कोमल वर्णों का प्रयोग किया। अगला प्रश्न है, काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है, कौन सा गुण कहलाता है? ओज गुण कहलाता है। टा, ठा, डा, पा, फा आदि कठोर वर्णों का प्रयोग इसमें होता है। अगला प्रश्न है, तरु रिपु रिपुधर देखी के विरहिणी तीय अकुलाय में कौन सा काव्य गुण है? काव्य दोष है, तो क्लिष्टत्व है। ये देखिए, आप पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्लिष्टत्व दोष है। उपरोक्त पंक्ति में क्लिष्टत्व दोष है, जिसका अर्थ कठिनाई से होता है, अर्थात काव्य में चमत्कार पूर्ण ढंग से अर्थ प्रकट करने के लिए जिस दृष्टिकूट पद शैली को अपनाया जाता है, वहाँ क्लिष्टत्व दोष होता है। तरु रिपुधर देखी के विरहिणी तीय अकुलाय का अर्थ है वृक्ष की शत्रु अग्नि, अग्नि का शत्रु जल, और उस जल को धारण करने वाले बादल को देखकर विरहिणी स्त्री व्याकुल हो जाती है, जो सामान्य बोध के परे है। यहाँ क्लिष्टत्व दोष होगा। दंडी के काव्यशास्त्री ग्रंथ का नाम है, काव्यादर्श नाम है, सभी को पता है। दश कुमार चरितम, अवंती सुंदरी कथा, कला परिच्छेद, द्विसंधान काव्य विशेष प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, दृश्य काव्य की विधा है। दृश्य काव्य की विधा नाटक है। अगला प्रश्न है, अनुभावों के कितने भेद होते हैं? अनुभावों के 2 भेद होते हैं। अनुभावों के 2 भेद होते हैं। का शाब्दिक अर्थ होता है भावों का अनुगमन, अर्थात वे चेष्टाएं जिनके द्वारा मनोभावों का अनुगमन किया जाता है अनुभाव कहलाते हैं। यह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, कायिक और सात्विक। कायिक और सात्विक। कायिक और सात्विक अनुभावों के 2 भेद होते हैं। कायिक अनुभाव आश्रय की इच्छित चेष्टा हैं, जबकि सात्विक अनुभाव में आश्रय का कोई नियंत्रण नहीं रहता है। सात्विक अनुभाव के 8 भेद होते हैं। सात्विक अनुभाव के 8 भेद होते हैं। कायिक के तो उन्होंने नहीं बताया है। इसमें सात्विक के हैं स्तंभ, स्वरभंग, कंप, अश्रु, स्वेद, रोमांच, विवर्णता और प्रलय। अगला प्रश्न है, भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन किस ग्रंथ में किया है? रस सूत्र का विवेचन नाट्य शास्त्र में किया है। क्षमा कीजिए, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति उन्होंने लिखा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? उपमा के लिए कालिदास प्रसिद्ध हैं, करुण के लिए भवभूति हैं, अलंकार के लिए भामा है, वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र नहीं है। क्षेमेंद्र औचित्य के लिए हैं, वक्रोक्ति के लिए कुंतक हैं। कुंतक ने ही वक्रोक्ति का सिद्धांत दिया है। कुंतक कश्मीर के निवासी थे, इन्हें वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तक माना गया है। 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध इनका स्वीकार किया गया है। कुंतक की प्रसिद्ध कृति वक्रोक्ति जीवितम 4 उन्मेषों में विभक्त कारिका और वृत्ति से संबंधित है, जबकि उपमा के लिए कालिदास, करुण के लिए भवभूति, अलंकार के लिए भामा, औचित्य के लिए क्षेमेंद्र प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, भरत मुनि के रससूत्र की व्याख्या भट्टनायक के सिद्धांत का नाम क्या है? भट्टनायक ने कौन सा दिया था? तो भट्टनायक ने भुक्तिवाद दिया था। भट्टनायक ने भुक्तिवाद सांख्य दर्शन के अंतर्गत दिया था। अनुमितिवाद शंकुक ने दिया था न्याय दर्शन के अंतर्गत। भट्ट लोलट ने दिया था मीमांसा दर्शन। उत्पत्ति या आरोपवाद भी कहते हैं इसका सिद्धांत को। अभिव्यक्तिवाद दिया था अभिनवगुप्त ने। शैव दर्शन था उनका। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है, आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। औचित्य को आप सभी जानते हैं क्षेमेंद्र हैं, वक्रोक्ति का कुंतक है, ध्वनि का आनंदवर्धन है, रस का भरत मुनि है। तो औचित्य क्षेमेंद्र, उत्तर क्या हुआ? डी हो गया। औचित्य क्षेमेंद्र, वक्रोक्ति कुंतक, ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन, रस भरत मुनि, अलंकार भामा। अगला प्रश्न है, प्रतिभा का संबंध किससे है? प्रतिभा का संबंध काव्य हेतु से है। हेतुर्नाम कारणाम
कारणम है, ये करनाम नहीं है। हेतु कारण को कहते हैं। काव्य हेतु का अर्थ है काव्य के उत्पत्ति का कारण। किसी व्यक्ति में काव्य रचना की सामर्थ्य उत्पन्न कर देने वाले कारण काव्य हेतु कहलाते हैं। भारतीय काव्यशास्त्र में काव्य हेतु के 3 भेद बताए गए हैं: प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। काव्य प्रयोजन का तात्पर्य है काव्य रचना का उद्देश्य। वस्तुतः काव्य प्रयोजन काव्य प्रेरणा से अलग है, क्योंकि काव्य प्रेरणा का अभिप्राय है काव्य की रचना के लिए प्रेरित करने वाले तत्व, जबकि काव्य प्रयोजन का अभिप्राय है काव्य रचना के अनंतर प्राप्त होने वाले लाभ। भारत मुनि के अनुसार काव्य प्रयोजन 8 प्रकार के होते हैं: धर्म, यश, आयुष, हित, बुद्धि वृद्धि, लोक उपदेश, दक्षता, चरम विश्रांति, प्राप्ति। काव्य लक्षण है। संस्कृत में काव्य लक्षण आचार्यों ने मुख्यतः 3 माने हैं। 3 आधारों पर किया है: शब्द और अर्थ के आधार पर, शब्द के आधार पर, रस और ध्वनि के आधार पर। अगला प्रश्न है कथा वस्तु को प्रधान फल की प्राप्ति की ओर अग्रसर कराने वाले चमत्कारपूर्ण अंश को अर्थ प्रकृति कहा जाता है। इन 5 अर्थ प्रकृतियों का सही अनुक्रम है। तो बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया और कार्य इसका सही अनुक्रम है। कथा वस्तु को प्रधान फल की प्राप्ति की ओर अग्रसर कराने वाले चमत्कारपूर्ण अंश को अर्थ प्रकृति कहा जाता है। अर्थ प्रकृतियों का सही अनुक्रम है बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया, कार्य। बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया, कार्य। अगला प्रश्न है सुमेलित करना है रचनाओं के साथ में रचनाकारों को। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र दिया था। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र दिया था। धनंजय ने दशरूपक दिया था। सागर नंदी ने नाटक लक्षण रत्नकोश दिया था। और रामचंद्र गुणचंद्र ने नाट्य दर्पण दिया था। और साहित्य दर्पण किसने दिया था? विश्वनाथ ने दिया था। अगला प्रश्न है अर्थोपक्षेपक कितने प्रकार के होते हैं? अर्थोपक्षेपक के कितने प्रकार होते हैं? तो 5 प्रकार होते हैं: विष्कंभक, प्रवेशक, चूलिका, अंकमुख या अंकास्य, अंकावतार आदि। अगला प्रश्न है भरत मुनि के अनुसार नाट्य वृत्तियों का सही क्रम क्या है? भरत मुनि के अनुसार नाट्य वृत्तियों का सही क्रम है भारती। इसी उत्तर है भारती, सात्वती, कैशिकी और आर्भटी। भारती, सात्वती, कैशिकी और आर्भटी नाट्य वृत्तियाँ हैं ये। अगला प्रश्न है आचार्यों के साथ सुमेलित करना है। शब्दार्थौ सहितौ काव्यम है भामा का। शब्दार्थौ सहितौ काव्यम भामा का है। वाक्यम रसात्मक काव्यम विश्वनाथ का है। रमणीयार्थ प्रतिपादकम शब्दः जगन्नाथ का है। तद्दोषो शब्दार्थौ सगुणा बलंकृति पुनः कॉपी ये मम्मट का है। अगला प्रश्न है और ये शब्दार्थौ सहितौ वक्र कवि व्यापार शालिनी कुंतक का है। अगला प्रश्न है लिखन बैठी जाकी सभी गति गही गर्भ गरूर भय न केते जगत के चतुर चितेरे कूर। इस दोहे में सभी शब्द का अर्थ क्या है? सभी शब्द का अर्थ है चित्र नायिका के समान। सभी शब्द का अर्थ है चित्र नायिका के समान। इसमें सभी शब्द का अर्थ है चित्र नायिका के समान, अर्थात जो चित्रकार चित्र बना रहा है वह चित्र अपूर्व सुंदरी नायिका के समान होना चाहिए। चित्र ऐसा होना चाहिए कि जिसके पीछे संसार चतुर, चितेरे और क्रूर, निर्दयी सभी प्रकार के व्यक्तियों को मोहित करे। सभी शब्द अरबी का शबी है जिसका अर्थ है यथार्थ चित्र। अगला प्रश्न है काव्य शोभा या कर्तारौ धर्मा गुणा। काव्य शोभा कर्तारौ धर्मा गुणा वामन ने दिया है। सुख दुखात्म को रसा विश्वनाथ ने दिया है। तद्दोषो शब्दार्थौ सगुणावलंकृति मम्मट ने दिया है। सहृदय आह्लादिश शब्दार्थमयत्वमेव काव्य लक्षणम आनंदवर्धन ने दिया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर रस का महत्व गौण कर दिया है? काव्य की आत्मा अलंकार को भामा ने माना था। भामा ने काव्य के मुख्य अंगों गुण, अलंकार आदि का विशद वर्णन किया है। आचार्य भरत और दंडी ने 10 और वामन 20 काव्य गुणों की गणना करते हैं, परंतु सर्वप्रथम भामा ने यह प्रतिपादित किया था कि काव्य में 3 गुण होते हैं: माधुर्य, ओज और प्रसाद। किसने दिया था? भामा ने दिए थे 3। अगला प्रश्न है जब वक्रोक्ति वक्ता की कंठ ध्वनि पर आश्रित होती है तब उसे क्या कहा जाता है? तो काकु वक्रोक्ति कहा जाता है। कंठ ध्वनि पर आश्रित होती है वक्रोक्ति जब। अगला जो इसका
भावार्थ है देख लेते हैं। जब वक्रोक्ति वक्ता की कंठ ध्वनि पर आश्रित होती है तब उसे काकु वक्रोक्ति कहते हैं। मैं सुकुमारी नाथ वनजोगु तुम ही उचित तप मो कह भोगु। सभंग श्लेष अलंकार, जहाँ श्लिष्ट पद के खंड करके दो या दो से अधिक अर्थ प्राप्त होते हैं वहाँ सभंग श्लेष अलंकार होता है। चिरजीवे जोरे जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजाइए वे हलदर के वीर। अभंग श्लेष अलंकार में जहाँ श्लिष्ट पदों का बिना खंड किए दो या दो से अधिक अर्थ प्राप्त होते हैं वहाँ अभंग श्लेष अधिकार होता है, अलंकार होता है। रैमन पानी राखिए बिना बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। अगला प्रश्न है सिद्धांतों और उनके सिद्धांतकारों को सुमेलित करना है। वक्रोक्ति का कुंतक हो जाएगा, रीति का वामन हो जाएगा, औचित्य का क्षेमेंद्र हो जाएगा, ध्वनि का आनंदवर्धन हो जाएगा और भरत का रस हो जाएगा। अगला प्रश्न है उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के लेखक कौन है? उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के लेखक हैं रूप गोस्वामी हैं। 15वीं-16वीं शताब्दी इनका समय था। काव्य प्रकाश मम्मट ने 11वीं शताब्दी में लिखा। काव्य मीमांसा राजशेखर ने लिखी है। तंत्रालोक अभिनव गुप्त ने लिखा है 10वीं शताब्दी में। अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक हैं, अगला प्रश्न है, अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक हैं अभिनव गुप्त हैं। अभिव्यक्तिवाद के उत्पत्तिवाद के भट्टलोलट हैं। अनुमतिवाद के शंकुक हैं। ध्वनि सिद्धांत के आनंदवर्धन हैं। अगला प्रश्न है रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम लिखना है। लोलट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनव गुप्त पहला ही उत्तर हो जाएगा। भट्टलोलट का मीमांसा दर्शन था, शंकुक का न्याय दर्शन था, भट्टनायक का सांख्य दर्शन था, अभिनव गुप्त का शैव दर्शन था। मीमांसा न्याय सांख्य शैव, मीमांसा न्याय सांख्य शैव। अगला प्रश्न है व्यंजना शक्ति का कार्य क्या है? व्यंजना शक्ति का कार्य क्या होता है? तो मुख्यार्थ में छिपे अकथित अर्थ को व्यक्त करना व्यंजना शक्ति का कार्य होता है। अगला प्रश्न है रुद्रट वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानते हैं, इसे अर्थालंकार किसने माना है? रुद्रट ने वक्रोक्ति को शब्दालंकार माना है, लेकिन इसे अर्थालंकार किसने माना है? तो दंडी ने माना है अर्थालंकार। रुद्रट वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानते हैं, दंडी इसको अलंकार मानते हैं, अर्थालंकार। वामन रीति संप्रदाय, क्षेमेंद्र औचित्य संप्रदाय और आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन भरत मुनि के रससूत्र का व्याख्याकार है? तो सभी जानते हैं भट्टलोलट व्याख्याकार हैं। भरत मुनि के रससूत्र के व्याख्याकार भट्टलोलट हैं। भरत मुनि के रससूत्र और उसके व्याख्याकार क्रम से इस प्रकार है। विभाव अनुभाव जो सूत्र है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, इसका जो प्रवर्तक हैं रस संप्रदाय के भरत मुनि हैं। व्याख्याकार हैं भट्टलोलट, फिर श्री शंकुक, भट्टनायक और अभिनव गुप्त। भट्टलोलट ने दिया था उत्पत्तिवाद, शंकुक ने अनुमतिवाद, भट्टनायक ने भुक्तिवाद और अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्तिवाद। अगला प्रश्न है काव्यशास्त्र के इन ग्रंथों को रचनाकारों के नाम से सुमेलित करना है। ध्वन्यालोक का राजशेखर है। ध्वन्यालोक का काव्यशास्त्र का जो है आनंदवर्धन है, क्षमा कीजिए, आनंदवर्धन है। ध्वन्यालोक का आनंदवर्धन है। साहित्य दर्पण का आचार्य विश्वनाथ है। रसगंगाधर राजशेखर का है, नहीं, रसगंगाधर किसका है? रसगंगाधर पंडित राज जगन्नाथ का है। काव्य प्रकाश जो है मम्मट का है। एक बार और देख लेते हैं। ध्वन्यालोक आनंदवर्धन का है, साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ का है, रसगंगाधर पंडित राज जगन्नाथ का है, काव्य प्रकाश मम्मट का है, काव्य मीमांसा राजशेखर की है। अगला प्रश्न है अनुमतिवाद की अवधारणा किसने की थी? शंकुक ने की थी। अनुमतिवाद की अवधारणा शंकुक ने प्रस्तुत की थी। भुक्तिवाद की भट्टनायक ने दी थी। सांख्य दर्शन पर उत्पत्तिवाद आरोपवाद भट्टलोलट का था। अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त का था शैव दर्शन के आधार पर। रस सिद्धांत भरत मुनि, साधारणीकरण भट्टनायक ने दिया था। ध्वनि सिद्धांत आनंदवर्धन ने दिया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा काव्य गुण नहीं है? काव्य गुण कौन सा नहीं है? तो शक्ति नहीं है, श्लेष है, माधुर्य है और समाधि है, काव्य गुण है। शक्ति काव्य गुण नहीं है। भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है, जो कि निम्न है। श्लेष, प्रसाद,
समता, समाधि, माधुर्य, ओज, पद, सुकुमारता, अर्धशक्ति, कांति, उदारता आदि। अगला प्रश्न है, भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं रूप गोस्वामी। भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं रूप गोस्वामी। भक्ति को रूप गोस्वामी रस रूप में प्रस्तुत कर चुके हैं। मधुसूदन सरस्वती भी इनके सहायक थे, पर रूप गोस्वामी प्रमुख रूप से माने जाते हैं। रूप गोस्वामी अपने ग्रंथ हरिभक्ति रसामृत सिंधु में मुख्य और गौण दो प्रकार के भक्ति रस मानते हैं। रूप गोस्वामी के अनुसार भक्ति परम रस रूपा है। भक्ति परम रस रूपा है। अगला प्रश्न है, पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया है? तो अष्टाध्यायी के माध्यम से उन्होंने भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया है। उत्तर बी है। पाणिनि का अष्टाध्यायी, कात्यायन की वर्तिका और पतंजलि का महाभाष्य तीनों ने मिलकर व्याकरण को उच्चतम बिंदु तक पहुंचाया है। अष्टाध्यायी में प्रत्याहार, सूत्र, कारक, संक्षिप्तता, शब्द व्युत्पत्ति, पद विभाग, वर्ण विकार इत्यादि वर्णन है। इसमें लगभग 4000 सूत्र हैं। अगला प्रश्न है, सिद्धांतों और चिंतकों को सम्मिलित करना है। अनुमितिवाद शंकुक ने दिया था। अनुमितिवाद शंकुक ने दिया है। उत्पत्तिवाद भट्ट लोलट ने दिया है। साधारणीकरण भट्ट नायक ने दिया है। अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त ने दिया है। उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो स्थायी भाव का उल्लेख नहीं है भरत मुनि के रस सूत्र में। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव का इसमें उल्लेख है। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति ही इसका प्रश्न है। अगला प्रश्न है, शब्द की द्व्यर्थी योजना से कौन सा अलंकार होता है? तो श्लेष अलंकार, नहीं क्षमा कीजिए, द्व्यर्थी योजना में वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्रोक्ति अलंकार जहाँ पर वक्ता के कथन का श्रोता द्वारा वक्ता के अभिप्रेत आशय से श्लेष अथवा काकु उक्ति से भिन्न अर्थ लगाया जाए, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्रोक्ति शब्द के दो अर्थ होते हैं, जैसे वक्रोक्ति में शब्द के दो अर्थ होते हैं, जैसे गौरवशालिनी प्यारी हमारी, सदा तुम ही एक इष्ट अहो, हो न गऊ नहीं हो अवशा, अलिनी हूँ नहीं अस काहे कहे। अगला प्रश्न है, आचार्यों और उनके सिद्धांतों को सुमेलित करना है। भट्ट लोलट ने दिया था उत्पत्तिवाद, शंकुक ने दिया था अनुमितिवाद, भट्ट नायक ने भुक्तिवाद, अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्तिवाद और अस्तित्ववाद किसने दिया था? अस्तित्ववाद छात्र ने दिया था। अगला प्रश्न है, लक्षण ग्रंथ का अर्थ है। लक्षण ग्रंथ का अर्थ है काव्यांग विवेचन होना चाहिए। देखते हैं, लक्षण ग्रंथ का, जी हाँ, काव्यांग विवेचन ही है। छंद, अलंकार, नायिका भेद इत्यादि का काव्यगत विवेचन ही लक्षण ग्रंथ है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन रस सूत्र का व्याख्याता नहीं है? वामन रस सूत्र के व्याख्याता नहीं है। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, जबकि भरत मुनि रस सूत्र के व्याख्याकारों में 4 नाम आते हैं, भट्ट लोलट, शंकुक, भट्ट नायक, अभिनव गुप्त। अगला प्रश्न है, द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसका ग्रंथ है? आइए, रिचर्ड्स का ग्रंथ है। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924 में लिखा था। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, साइंस एंड पोएट्री, द फिलोसफी ऑफ रिटोरिक आदि आइए रिचर्ड्स के ही रचनाएं हैं। एस्थेटिक क्रोचे की रचना है, जबकि कल्चर एंड अनार्की, लिटरेचर एंड ड्रामा, एसेज ऑन चर्च एंड स्टेट, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एंड द प्रेजेंट टाइम मैथ्यू अर्नाल्ड की है। अगला प्रश्न है, आचार्यों का सही क्रम कौन सा है? भरत मुनि सबसे पहले आएंगे। भरत के बाद भामा आ जाते हैं, भामा भी आ जाते हैं, तो इन दोनों में से कौन सा कटेगा? भरत मुनि के बाद भामा आते हैं, भामा के बाद आ जाते हैं अभिनव गुप्त के बाद विश्वनाथ आते हैं। विश्वनाथ 14वीं शताब्दी के हैं, अभिनव गुप्त 10वीं शताब्दी के हैं। उत्तर सी हो जाएगा। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र लिखा, भामा ने काव्य अलंकार लिखा, अभिनव गुप्त ने ध्वन्यालोक लोचन लिखा है। ध्वन्यालोक आनंदवर्धन का था, उसके ऊपर टिप्पणी थी ध्वन्यालोक लोचन के नाम से। विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण लिखा है। भरत मुनि के अनुसार, अगला प्रश्न, भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण हैं? भरत मुनि के अनुसार 10 गुण हैं, 10 दोष हैं और 4 अलंकार थे और 8 रस थे, ऐसा उन्होंने बताया है। कौन कौन से हैं? 10 मानी हैं, श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, पद, सुकुमार, अर्थ, शक्ति, उदारता, कांति। मम्मट, भामा और आनंदवर्धन ने गुणों की संख्या
3 मानी है। मम्मट, भामा, आनंदवर्धन ने गुणों की संख्या 3 मानी है। ओज, प्रसाद और माधुर्य। अगला प्रश्न है, भारतीय काव्यशास्त्र के प्रमुख काव्यशास्त्रियों का सही अनुक्रम लिखना है। भरत मुनि सबसे पहले आ ही जाएंगे, बी उत्तर आ जाएगा, अलग ही समझ में आ जाएगा आपको उत्तर। उसके बाद आनंदवर्धन 9वीं शताब्दी, विश्वनाथ 14वीं शताब्दी, जगन्नाथ 17वीं शताब्दी, उत्तर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके विचारों के साथ सुमेलित करना है। अभिव्यंजनावाद क्रोचे का है। चौथा है अभिव्यंजनावाद। अभिजात्यवाद कौन सा है? अभिजात्यवाद टी.एस. एलियट का है। अस्तित्ववाद सार्त्र का है। अस्तित्ववाद सार्त्र का है। और विखंडनवाद जैक देरिदा का है। तो नव अभिजात्यवाद मैथ्यू अर्नाल्ड का है। अगला प्रश्न है, काल के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही क्रम लिखना है। सबसे पहला नाम भामा अगर आ जाता है तो आंख बंद करके उस पर ही लगाना है। भामा, दंडी, आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त। भामा काव्य अलंकार लिखे थे 6वीं शताब्दी में। दंडी काव्यदर्श 7वीं शताब्दी में लिखा है। आनंदवर्धन ध्वन्यालोक लिखा है 9वीं शताब्दी में। अभिनव गुप्त ध्वन्यालोक लोचन 10वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अवधारणाओं के साथ उनके संस्थापकों की सुमेलित करना है। साधारणीकरण किसने दिया था? भट्टनायक ने दिया था। और भट्टनायक ने दिया था साधारणीकरण। सहृदय को किसने दिया था? सहृदय को आनंदवर्धन ने दिया था। साधारणीकरण को भट्टनायक ने दिया था। मधुमती भूमिका को केशव प्रसाद मिश्र ने। अर्थ की लय को जगदीश गुप्त ने दिया था। सी उत्तर हो जाएगा। ये थोड़ा कठिन प्रश्न है, याद रखिएगा। सहृदय को आनंदवर्धन, साधारणीकरण को भट्टनायक, मधुमती भूमिका को केशव प्रसाद मिश्र, अर्थ की लय जगदीश गुप्त। अगला प्रश्न है, वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य हैं। कुंतक तो उसके जो थे उनके पक्षकार थे और प्रवर्तक थे कुंतक, और वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य थे विश्वनाथ थे। उत्तर बी हो जाएगा। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक कुंतक हो जाते हैं। सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन इसका भामा ने किया था। अगला प्रश्न है, काव्य हेतुओं में व्युत्पत्ति का सही अर्थ है। व्युत्पत्ति का सही अर्थ है शब्द ज्ञान। काव्य हेतु में व्युत्पत्ति का सही अर्थ है शब्द ज्ञान। काव्य हेतुओं में मुख्यतः 3 प्रकार के अर्थ माने जाते हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। अगला प्रश्न है, वैदग्धा भंगी भणिति किसका सूत्र है? वैदग्धा भंगी भणिति कुंतक का सूत्र है। वैदग्धा भंगी भणिति कुंतक का सूत्र है। और भोजराज का क्या है? अदोषो निर्दोषम गुणवक्त काव्य अलंकार कृतम भोजराज का है। तस्य कवये कर्म स्मृतम काव्यम राजशेखर का है। रमणीयार्थ प्रतिपादकम शब्दः काव्यम जगन्नाथ का है। अगला प्रश्न है, रसगंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है? तो शाहजहां की प्रशंसा की है रसगंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने शाहजहां की प्रशंसा की है। समकालीन थे, इसी वजह से उनकी प्रशंसा की है। इन्हें पंडित राज की उपाधि शाहजहां ने ही दी थी। रसगंगाधर में पंडित राज ने अपने आश्रयदाता शाहजहां की प्रशंसा की है। अगला प्रश्न है, काव्य अलंकार किसकी रचना है? काव्य अलंकार भामा की रचना है, 6वीं शताब्दी में लिखी गई थी। उत्तर ए हो जाएगा। काव्य मीमांसा राजशेखर ने 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। काव्य आदर्श दंडी ने 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। श्रृंगार तिलक रुद्रभट्ट ने लिखी थी 10वीं शताब्दी में। अगली प्रश्न है, नाटक को पंचम विद किसने कहा है? स्वयं भरत मुनि ने ही कहा है। जबकि धनंजय ने दशरूपक नामक ग्रंथ की रचना की है। भट्टनायक ने सर्वप्रथम साधारणीकरण की अवधारणा दी है। अगला प्रश्न है, काव्य अलंकार संग्रह के रचनाकार कौन है? उद्भट हैं काव्य अलंकार संग्रह के। काव्य अलंकार भामा है 6वीं शताब्दी में। काव्यदर्श जो है दंडी ने 7वीं शताब्दी में। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति वामन ने दी है। अगला प्रश्न है, आचार्य कुंतक काव्यशास्त्र में किस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं? आचार्य कुंतक काव्यशास्त्र में किस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं? कुंतक वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। रस जो है भरत मुनि इसके प्रवर्तक थे। अलंकार भामा, औचित्य क्षेमेंद्र, ध्वनि आनंदवर्धन, रीति के वामन। अगला प्रश्न, एकांकी में अन्विति अथवा संकलन त्रय के अंतर्गत काल, स्थान और के साथ किसके निर्वाह की गणना की जाती है? तो कार्य की गणना की जाती है। एकांकी में अन्विति अथवा संकलन त्रय के अंतर्गत काल, स्थान के साथ किसके निर्वाह की गणना की जाती है? कार्य की गणना की जाती है। भरत मुनि के अनुसार नाट्यशास्त्र में संकलन त्रय का उल्लेख इस प्रकार है, इसके अंतर्गत काल, स्थान और कार्य या वस्तु की गणना की जाती है। जबकि बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति, कार्य
ये 5 अर्थ प्रकृतियाँ हैं, 5 अर्थ प्रकृतियाँ। अगला प्रश्न है, शब्द में जहाँ मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत होता है वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो व्यंजना शब्द शक्ति होती है। नहीं, व्यंजना नहीं होती है, लक्षणा होनी चाहिए। नहीं, व्यंजना ही है। शब्द में जहाँ मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत होता है वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। विशेषता क्या है? शब्द में जहाँ मूल अर्थ या मुख्य अर्थ होता है अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। जहाँ मुख्यार्थ बाधित होता है वहाँ लक्षणा होती है। जहाँ मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों बाधित होते हैं वहाँ व्यंग्यार्थ अभिष्ट होता है, व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। अगला प्रश्न है, काव्य दोष की परिभाषा इनमें से सबसे पहले किसने दी है? काव्य दोष की परिभाषा वामन ने दी है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इन्होंने कहा था गुण विपर्यात्मानो दोषा, गुण विपर्यात्मानो दोषा अर्थात गुण की आत्मा के विपरीत अवयव ही दोष हैं। इन्होंने दोष की संख्या 20 मानी है, वामन ने 20 मानी है। 10 शब्द दोष और 10 अर्थ दोष। दंडी गुण को रीति का नियामक सिद्ध करने वाले प्रथम आचार्य हैं। इन्होंने काव्य में कटुवचन को दोष माना है। काव्य में कटुवचन को दोष किसने माना है? दंडी ने माना है। भामा ने कुकवित्व को साक्षात मृत्यु माना है। आनंदवर्धन रस के साथ औचित्य का संबंध स्थापित करने वाले प्रथम आचार्य आनंदवर्धन है। हेयता को काव्य में जोड़ने की चेष्टा इन्होंने की है। अगला प्रश्न है, रस निष्पत्ति के संदर्भ में भुक्तिवाद किस आचार्य का मत है? भुक्तिवाद सब जानते हैं, भट्टनायक का है। भट्ट लोलट ने उत्पत्तिवाद दिया। आरूपवाद मीमांसा दर्शन के अंतर्गत। भट्ट शंकुक ने अनुमितिवाद दिया न्याय दर्शन में। भट्टनायक ने भुक्तिवाद दिया सांख्य दर्शन में। अभिनव गुप्त ने शैव दर्शन के अंतर्गत अभिव्यक्तिवाद दिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आचार्य विश्वनाथ का नहीं है? रस अखंड है, उन्होंने दिया। रस स्वप्रकाश है, उन्होंने दिया। रस वेद्यांतर स्पर्श शून्य है, उन्होंने का है जो है। चौथा, रस अपने आकार में भिन्न रूप से आस्वादित किया जाता है, यह गलत है। रस अपने आकार में भिन्न रूप से आस्वादित किया जाता है, यह कथन विश्वनाथ का नहीं है। आचार्य विश्वनाथ का कथन निम्नलिखित हैं। रस अखंड है, रस स्वप्रकाश है, रस वेद्यांतर स्पर्श शून्य है, आनंदमय चिन्मय ब्रह्मानंद सहोदर, ब्रह्म स्वाद सहोदर, लोकात्तर चमत्कार प्राण, रस अपने आकार से अभिन्न होता है, ऐसा उनके मत हैं रस के बारे में। अगला प्रश्न है, धन्यालोक किस शताब्दी का ग्रंथ है? ये कठिन सा प्रश्न है। किस शताब्दी का ग्रंथ है? तो जो आनंदवर्धन थे वो कौन सी शताब्दी के थे? वो 9वीं शताब्दी के थे। धन्यालोक 9वीं शताब्दी की रचना है, आनंदवर्धन ने की थी। आनंदवर्धन ने काव्य शास्त्र में ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तन किया है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विचारक मार्क्सवादी है? मार्क्सवादी कौन सा विचारक है? लुकास थे। लियो लावेंथल, जॉक देरिदा, इप्पोलित तेन इनके समर्थक नहीं थे। मार्क्सवादी जॉर्ज लुकास थे, एक पाश्चात्य काव्य शास्त्री एवं मार्क्सवादी विचारक थे, जबकि लियो लावेंथल, इप्पोलित तेन, जॉक देरिदा आदि उत्तर आधुनिकतावाद विचारधारा के पश्चात काव्य शास्त्रीय हैं। अगला प्रश्न है, बायोग्राफिया लिटरेरिया का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1817 याद रखना है। बायोग्राफिया लिटरेरिया का जो प्रकाशन वर्ष है 1817 है। सैमुअल टेलर कॉलरिज के द्वारा रचित रचना है, 1817 में लिखी गई है। इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। कॉलरिज की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं द फ्रेंड, एड्स टू रिफ्लेक्शन, चर्च एंड स्टेट, कन्फेशंस ऑफ एन इंक्वायरिंग स्पिरिट इत्यादि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से डॉक्टर जॉनसन की कृति कौन सी है? डॉक्टर जॉनसन की कृति रैम्बलर है। एस्थेटिक वेंडेत्तो क्रोचे की है। साइंस एंड पोएट्री रिचर्ड्स की है। इल्यूजन एंड रियलिटी कार्डवेल की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समीक्षक नई आलोचना से संबंधित नहीं है? रोलावर्थ नई आलोचना से संबंधित नहीं है, यह उत्तर संरचनावाद अवधारणा से संबंधित हैं, जबकि स्पिनगार्न, क्लिंथ ब्रुक्स, जॉन क्रो रैनसम आलोचक नई आलोचना से संबंधित है। अगला प्रश्न है, महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है अनुमानवाद। महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है अनुमानवाद, जबकि अभिव्यंजनावाद क्रोचे का प्रतिपादित सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, चंपू के दो भेद हैं। चंपू के कौन कौन से दो भेद हैं? चंपू के कौन कौन से दो भेद हैं? तो गद्य और पद्य मिश्रित काव्य रचना चंपू काव्य कहलाती है। इस नवीन काव्य शैली की रचना आचार्य विश्वनाथ ने राज स्तुति के लिए की है तथा इसे दो भागों में विभक्त किया है, विरुद्ध और
करम्भक, विरुद्ध और करम्भक, चंपू के दो भेद हैं, विरुद्ध और करम्भक, डी उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार्य में भेद माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने माना है अलंकार और अलंकार्य में भेद। रसमीमांसा में इसका उन्होंने वर्णन किया है और रसानुकूल अलंकारों को वे ग्राह्य मानते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार आलंबन विभाव के अंतर्गत आने वाले वस्तु का वास्तविक स्वरूप ही अलंकार्य है। आलंबन विभाव के अंतर्गत आने वाले वस्तु का वास्तविक स्वरूप ही अलंकार्य है और उसमें आरोपित की गई वस्तुएं अलंकार कहलाती हैं। याद रखने हैं, रसमीमांसा में बताया उन्होंने अलंकार और अलंकार्य में भेद। एक बार और पढ़ लेते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार आलंबन विभाव के अंतर्गत आने वाले वस्तु का वास्तविक स्वरूप ही अलंकार है। इसके आरोपित जो की गई वस्तुएं हैं उन्हें अलंकार कहलाता है। अगला प्रश्न है, काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम लिखना है। तो रस के बाद अलंकार, अलंकार के बाद रीति, रीति के बाद वक्रोक्ति, फिर ध्वनि, फिर औचित्य। रस अलंकार रीति वक्रोक्ति ध्वनि औचित्य, रस अलंकार रीति वक्रोक्ति ध्वनि औचित्य, रस अलंकार अलंकार रीति वक्रोक्ति ध्वनि औचित्य। रस के भरत मुनि है, अलंकार के भामा है, रीति के वामन है, वक्रोक्ति के कुंतक हैं, ध्वनि के आनंदवर्धन है, औचित्य के क्षेमेंद्र है। अगला प्रश्न है, काव्य में अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया है? तो वामन ने किया है। वामन ने किया है अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ, वामन ने किया है। आचार्य वामन ने काव्य में अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किया। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इनके द्वारा रचित ग्रंथ काव्य अलंकार सूत्र है। रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? तो अभिनव गुप्त ने किया था। अभिनव गुप्त ने रस को नाट्य तक सीमित रखने का विरोध करते हुए रस को व्यंजना का व्यापार कहा है। अभिनव गुप्त के अनुसार रस नाटक या काव्य रचना का तत्व या अंग नहीं, अपितु वह संपूर्ण रचना में व्याप्त रहने वाला तत्व है। अभिनव गुप्त के अनुसार जिस प्रकार जगत शिव की इच्छा शक्ति की अभिव्यक्ति है, उसी प्रकार प्रेक्षक के मन में वासना रूप में अवस्थित स्थायी भाव की निर्भग्न अभिव्यक्ति ही रस है। अगला प्रश्न है, विश्वनाथ के अतिरिक्त किस आचार्य ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ नाम में प्रयुक्त किया है? तो रुय्यक का है, यह उत्तर रुय्यक का है। विश्वनाथ के अतिरिक्त रुय्यक ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ नाम में प्रयुक्त किया है, क्योंकि विश्वनाथ का साहित्य दर्पण था। इनका समय 12वीं शताब्दी था। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं अलंकार सर्वस्व और साहित्य मीमांसा। इसके बारे में बात हो रही है इस प्रश्न में। अगला प्रश्न है, समास की अधिकता ओज कहलाती है। समास की अधिकता ओज कहलाती है। ओजस समास भूयस त्वम, यह किसका कथन है? तो यह वामन का कथन है। समास की अधिकता ओज कहलाती है, वामन का कथन है। अगला प्रश्न है, काशिका है। काशिका क्या है? काशिका पाणिनिकृत अष्टाध्यायी की टीका है। काशिका यह पर जयादित्य एवं वामन द्वारा लिखी गई एक टीका है। अष्टाध्यायी पर लिखी गई एक टीका है काशिका, जिसको लिखा था जयादित्य और वामन ने। 8 अध्यायों में लिखी गई है। इस टीका के प्रारंभिक 5 अध्याय जयादित्य और अंतिम 3 अध्याय वामन द्वारा विरचित हैं। अगला प्रश्न है, वक्रोक्ति काव्य जीवितम कहकर वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा मानने वाले आचार्य कुंतक हैं। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति काव्य जीवितम कहकर वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा कहा है। आचार्य कुंतक वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। उन्होंने आचार्य दंडी, मम्मट तथा विश्वनाथ अलंकारवादी आचार्य हैं। आचार्य दंडी, मम्मट और विश्वनाथ जो हैं वो अलंकारवादी आचार्य हैं। भारतीय काव्यशास्त्र में रस सिद्धांत के प्रवर्तक भरत मुनि, अलंकार के भामा, रीति के वामन, ध्वनि के आनंदवर्धन और औचित्य के क्षेमेंद्र आचार्य हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से आचार्य मम्मट की रचना कौन सी है? तो काव्य प्रकाश आचार्य मम्मट की रचना है। नाट्यशास्त्र भरत मुनि, व्यक्ति विवेक महिम भट्ट, काव्य अलंकार आचार्य भामा एवं रुद्रट की है। अगला प्रश्न है, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक सभी जानते हैं, भामा हैं। अगला प्रश्न है, अलंकार संप्रदाय के भामा है। अगला प्रश्न पढ़ने से पहले ये भी पढ़ लेते हैं। रस के हैं भरत मुनि, ध्वनि के हैं आनंदवर्धन, वक्रोक्ति के हैं कुंतक, औचित्य के हैं क्षेमेंद्र, रीति के हैं वामन। अगला प्रश्न है, सुख दुख आत्म को रसः कहने वाले आचार्य हैं। सुख दुखात्म को रसः कहने वाले आचार्य हैं रामचंद्र गुणचंद्र,
सुख दुखात्मक को रसाह कहने वाले आचार्य रामचंद्र और गुणचंद्र इनकी प्रमुख रचना है नाट्य दर्पण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित नहीं है? तो शैली विज्ञान संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित नहीं है। रस ध्वनि अलंकार संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित हैं। शैली विज्ञान के अध्ययन की मुख्यतः दो दिशाएं प्रचलित हैं, साहित्य शास्त्र के आधार पर और भाषा विज्ञान के आधार पर। अगला प्रश्न है, कंकण कोणित रणित नुपुर थे, हिलते थे छाती पर हार, मुखरित था कलरव गीतों में, स्वर लय का होता विसार, बिछुड़े तेरे सब आलिंगन, पुलक स्पर्श का पता नहीं, मधुमय चुंबन का तरताएं आज न मुख को सता रहीं। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा काव्य दोष लक्षित है? तो च्युत संस्कृति दोष है। प्रश्नगत पंक्तियों में च्युत संस्कृति दोष लक्षित होता है जो सर्वदा रस के अपकर्षक होते हैं। व्याकरणात्मक दृष्टि से अशुद्ध पदों का प्रयोग च्युत संस्कृति दोष कहलाता है। च्युत संस्कृति दोष काव्य में नित्य दोष माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, काव्यादर्श के रचनाकार। काव्यादर्श के रचनाकार दंडी हैं। काव्यादर्श के जो रचनाकार हैं महाकवि दंडी हैं। काव्यादर्श दंडी की परिपक्व अवस्था की कृति है। महाकवि दंडी की अन्य रचनाएं हैं दश कुमार चरितम, अवंती सुंदरी कथा, कला परिच्छेद, छंदो विरचित, द्विसंधान काव्य आदि। महाकवि माघ की रचना है शिशुपाल वध। भास की है स्वप्न वासव दत्तम तथा प्रतिज्ञा योगंध रायणम, और भवभूति की रचना है उत्तर राम चरित। तो मित्रों, यहीं तक था आज का वीडियो। इसी प्रकार पढ़ते रहिए, जल्दी अगले वीडियो के साथ प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।